नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो है टॉप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो UP PCS RO ARO या किसी भी एग्ज़ाम का हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ जो मैं व्याख्या करता हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी क्वेश्चन तो मैं बहुत सिंपल रखा हूँ, ना बहुत टफ है ना बहुत जो है हाई लेवल का है। लेकिन बात कर लें कि यदि इसके व्याख्या की बात करेंगे तो वो मतलब किसी भी एग्ज़ाम को आप आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी अच्छे से देख के जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, चाणक्य का जो है अन्य नाम क्या था। अब पहली बात तो ये जान लीजिए कि चाणक्य जो है वो तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का? तक्षशिला का निवासी था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं चाणक्य। तो देखिए, जो चाणक्य था उसका नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात कर लें, इसके अलावा इसका एक अन्य नाम और था, तो वो नाम क्या था? तो देखिए, एक तो चाणक्य हो गया, ठीक है, एक चाणक्य हो गया, एक हमारा हो गया विष्णुगुप्त। ठीक है, तो यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में यदि बात कर लें तो इसका एक अन्य नाम था कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? कौटिल्य था। तो इस प्रकार से इसके 3 नाम थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर इसी में बात कर लें तो देखिए, कौटिल्य इसका नाम था। इसके बाद में यदि बात करें तो देखिए, इसने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि किस पे? राजनीति शास्त्र पर आधारित था। किस पे? राजनीति शास्त्र की पुस्तक थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो है एक हमारा दिया हुआ है, ठीक है, विशाखदत्त। कौन दिया हुआ है? विशाखदत्त दिया हुआ है। तो विशाखदत्त के बारे में अगर बात कर ले तो इनके 2 जो है बहुत प्रमुख जो है कौन कौन से नाटक हैं, तो एक है देवी चंद्रगुप्तम। कौन सा है? देवी चंद्रगुप्तम है। ध्यान रखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये किसका है? इन्हीं का नाटक है। और इसके अलावा दूसरा जो है वो है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो है किससे संबंधित है? विशाखदत्त जी से संबंधित है। इसके आगे हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ये किससे की जाती है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मतलब जो मैकियावेली के प्रिंस है उनसे किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। इसके अलावा बात कर ले कालिदास की, तो इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? मालविकाग्नि मित्रम नाम है। और वात्स्यायन का क्या है? तो कामसूत्रा है। और तिरुवल्लुवर का क्या है? तिरुक्कुरल है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यदि अन्य तरीके से बात कर ले, मतलब कालिदास की अन्य जो है पुस्तक कौन कौन से हैं, तो देखिए इनका मालविकाग्नि मित्रम के अलावा हमारा अभिज्ञान शकुंतलम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेघदूतम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात कर लेंगे तो देखिए नीतिसार, एक पुस्तक कभी कभी पूछा जाता है कि नीतिसार किसकी है, तो नीतिसार जो है ये किसकी है? ये कामंदक की पुस्तक है। किसकी है? कामंदक की है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक यहीं पर हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसके अलावा अगर बात कर लें बृहत कथा मंजरी। कौन सी? बृहत कथा मंजरी। देखिए, बृहत कथा मंजरी ये किसकी हो जाती है? तो बृहत कथा मंजरी जो हमारी हो जाती है ये हो जाती है क्षेमेंद्र की। किसकी है? क्षेमेंद्र की है। ध्यान रखिएगा, किसकी है? क्षेमेंद्र की है। इसके बाद में कथा सरित सागर। देखिए कौन सी है? कथा सरित सागर। ये कथा सरित सागर जो है ये किसकी हो जाती है? तो कथा सरित सागर जो है ये सोमदेव सूरी की है। किसकी है? सोमदेव सूरी की है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे किरात अर्जुनियम किसकी है? कभी कभी पूछ लेता है किरात। ठीक है, किरात अर्जुनियम ध्यान रखिएगा। कौन सा? किरात अर्जुनियम। ठीक है, किरात अर्जुनियम जो है ये किसकी है? तो किरात अर्जुनियम है भारवी की। किसकी है? भारवी की है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीतिसार हमने बता दिया। स्वप्न वासोदत्ता। देखिए, स्वप्न वासोदत्ता जो है ये किसकी है? तो स्वप्न वासोदत्ता जो हमारा हो जाता है ये हो जाता है भाष्य का। किसका हो जाता है? भाष्य का हो जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर बात कर लें विक्रमदेव चरितम, तो ये किसकी है? ये बिल्लहण की है। किसकी है? बिल्लहण की है। इसके अलावा रजत रंगड़ी कई बार पूछा गया है, तो वो कल्लहण की है। ठीक है, रजत रंगड़ी किसकी है? कल्लहण की है। और उसमें विशेष रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर का वर्णन किया गया है। किसमें? रजत रंगड़ी में। किसमें? रजत
रंगड़ी, ठीक है। और ये किसकी है, तो ये कल्हड़ की है, ध्यान रखिएगा किसकी है, कल्हड़ की है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और अगर इसी में बात कर लें रसमाला और कीर्ति कौमुदी, तो ये सोमेश्वर की हो जाती है। इसके अलावा विक्रमदेव चरित, ये बिल्हड़ की है, किसकी है, बिल्हड़ की है। और रामचरित एक आता है, मानस नहीं सिर्फ रामचरित, ये हो जाता है संध्याकृत नंदी की, ठीक है। और गौडवाह जो पुस्तक है वो किसकी है, तो वो है वाकपति की, ठीक है। और नवसंहार चरितम ये है वाकपति की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिया, और उनसे पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है। आगे हम बात कर लें, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी, सुसीम की हत्या कर दी थी। देखिए उनका बड़ा भाई कौन था, सुसीम, उसकी हत्या कौन किया था। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। अब देखिए अशोक जो है इसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात कर लें अगर अशोक की, तो देखिए अशोक का जो है अन्य नाम क्या था, तो देखिए एक तो इसका अशोक नाम था, इसके अलावा अशोक के अलावा इसको क्या कहा जाता था, तो प्रियदर्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रियदर्शी कहा जाता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर लें तो ये किसका पुत्र था, तो ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका था, बिंदुसार का पुत्र था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, किसका पुत्र था, बिंदुसार का था। और इसका जो राज्यारोहण हुआ था वो कब हुआ था, तो 273 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ, सॉरी 273 ईसा में, ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 273 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और बात करें इसके, ये देखिए राज्यारोहण की बात हो रही है, कब किसकी, तो ये राज्यारोहण है, ठीक है, ये राज्यारोहण है। और बात कर लें इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो इसके राज्याभिषेक की बात कर लेंगे तो वो 269 ईसा पूर्व हुआ था। कब, 269 ईसा पूर्व हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अशोक जब उज्जैन का गवर्नर था, मतलब जब अशोक जब कहाँ का, उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। अशोक कहाँ का गवर्नर था, राजा बनने से पहले, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, उज्जैन का, ठीक है। कहाँ का था, उज्जैन का था, ध्यान रखिएगा, कहाँ का था, उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। तो उसी के समय विदिशा के एक व्यापारी की कन्या महादेवी के साथ उसका विवाह हुआ था, और उससे महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों उत्पन्न हुए थे, ध्यान रखिएगा। और उसकी एक पत्नी और है जिसका नाम क्या था, तो उसकी एक पत्नी और है जिसका नाम करुआकी था। क्या नाम था, करुआकी था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इस करुआकी से जो है तीवर, ठीक है, कौन पैदा हुआ था, तीवर हुआ था, ध्यान रखिएगा, तीवर नाम था। और इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। करुआकी जो नाम है इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्या कहता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में यदि बात कर लें तो देखिए जो एक पुस्तक है दिव्यवदान, क्या नाम है, दिव्यवदान, ठीक है, दिव्यवदान, ठीक है। इस दिव्यवदान में इसकी पत्नी का नाम क्या बताया गया है, तो तिस्सरक्षिता बताया गया है। क्या बताया गया है, तिस्सरक्षिता, क्या बताया गया है, तिस्सरक्षिता बताया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और बात करें तो रजत रंगड़ी में इसके पुत्र, जो रजत रंगड़ी कल्हड़ की है, इस रजत रंगड़ी में इसको क्या कहा गया है, तो रजत रंगड़ी में जो इसका पुत्र है उसको जालोक कहा गया। क्या कहा गया है, जालोक को बताया गया है, ठीक है। और इसकी मिलता है, और इसकी पुत्री चारुमती दिव्यवदान में कुणाल का भी उल्लेख मिला है जो कि अंधा था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा सा और अगर इसी में समझ लें तो देखिए अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है, ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख में उसका नाम क्या है, तो उसका नाम प्रियदर्शी है। क्या नाम है, प्रियदर्शी है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि बात कर लें तो देखिए मास्की हो गया, देखिए हम बता दे रहे हैं, मास्की हो गया, ठीक है, नेत्तूर, कौन सा हो गया, नेत्तूर हो गया, उदयगोलम, कौन सा, उदयगोलम हो गया, ठीक है, उदयगोलम हो गया। इसके अलावा बात कर लें तो गुजरा, कौन सा, गुर्जरा हो गया, ठीक है। इन सब में इसका नाम क्या मिलता है, तो इन सब में इसका नाम जो है अशोक ही कहा गया है। क्या क्या कहा गया है, अशोक कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन सब में इसका नाम क्या है, अशोक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी। देखिए यहाँ पर पली लिखा हुआ है, इसको नहीं, यहाँ पर पत्नी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, ये भी आप पहले देख लीजिएगा। पत्नी कौन थी जो उसको जो है प्रभावित किया था, ठीक है, कौन थी जो उसको प्रभावित की थी। तो यहाँ पर हम लोग 4th नंबर देख लेते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा करुआकी, कौन थी, करुआकी, और इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया अभी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 5 नंबर पे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया है, ठीक है। तो देखिए जो 5 नंबर हो जाएगा इसमें हमारा ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए यानी अर्धमगधी, कौन सा किया है, अर्धमगधी किया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए जो अशोक के अभिलेख की भाषा एवं लिपि, देखिए अशोक के जो अभिलेख थे उनकी भाषा और लिपि, ठीक है, भाषा और लिपि। अब बात कर लेते हैं तो देखिए अशोक के अभिलेख की भाषा कैसी थी, तो भाषा उसकी कैसी थी,
प्रकृत थी। कैसी थी? प्रकृत थी। ध्यान रखिएगा कैसी थी? प्रकृत थी। जबकि लिपि कितनी थी? तो लिपियाँ इसकी 4 प्रकार थी। कितनी थी? 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? पहली थी ब्राह्मी, ठीक है, कौन सी थी? ब्राह्मी थी। इसके बाद में कौन सी थी? अरामाइक थी। कौन सी थी? अरामाइक थी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमारी हो जाती है खरोष्ठी। ये इसी क्रम में इसका जो है फेमस था, ठीक है। इसके बाद में सबसे अंतिम में कौन सा था? तो यूनानी था। कौन सा था? यूनानी था, ठीक है। तो ये 4 प्रकार थे। कौन कौन से? ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्ठी और यूनानी, ये 4 प्रकार की लिपियाँ थी। और उत्तर भारत में जो अभिलेख हैं वो कैसे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में है। ये उत्तर भारत में है, ठीक है। उत्तर भारत में कैसे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। देखिए इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अभिलेख की खोज 1750 में, कब? 1750 में, ठीक है। किसने की थी? तो टी पैंथलर ने की थी। किसने की थी? टी पैंथलर ने। ध्यान रखिएगा किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी। क्या नाम था उसका? दिल्ली मेरठ। क्या नाम था? दिल्ली मेरठ जो अभिलेख था उसकी की थी, दिल्ली मेरठ की, ठीक है। इस स्तंभ की खोज करने का दावा किया। लेकिन 1837 में, ठीक है, 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप थे, कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इन्होंने इसको पढ़ने का काम किया था, लेकिन उन्होंने गलत पढ़ा था। ध्यान रखिएगा क्या किया था? गलत पढ़ दिया था। बाद में इसको सही पढ़ने का काम किसने किया था? तो टर्नर महोदय ने किया था। किसने किया था? टर्नर महोदय ने इसको सही पढ़ा था। इसके बाद में अगर हम आगे बात कर लें तो देखिए बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो जो अशोक को भेजा गया था वो भेजा गया था तक्षशिला में। कहाँ पर भेजा गया था? तक्षशिला में। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पहली बात तो ये हो जाती है कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल किसका था? तो सबसे बड़ा जो मंत्रिमंडल था वो बिंदुसार का ही था। सबसे बड़ा मंत्रिमंडल किसका था? बिंदुसार का था। और बिंदुसार के समय में 3 अति संवेदनशील जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए अति संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पर लिख रहा हूँ, अति संवेदनशील, ठीक है, अति संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है। अति संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से थे? तो देखिए 3 थे। कौन 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 से? तो देखिए पहला हो जाता है तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला था। ध्यान रखिएगा कौन सा था? तक्षशिला था। दूसरा हमारा था उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और तीसरा हमारा कौन सा था? कलिंग था। कौन सा था? कलिंग था। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है बिंदुसार के समय में काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र थे। इसके बाद में थोड़ा सा और अगर बिंदुसार के बात कर लें तो देखिए मिस्र द्वितीय, जो मिस्र में, ठीक है, मिस्र के राजा जो टालमी द्वितीय थे, मिस्र के राजा जो है कौन थे? टालमी द्वितीय थे, ठीक है, टालमी सेकंड, ठीक है, टालमी सेकंड फिलाडेल्फस, टालमी सेकंड फिलाडेल्फस। अब यहाँ पर पूरा नहीं आ पाएगा, आप लोग सुन लीजिएगा, फिलाडेल्फस, ठीक है। इन्होंने डायनोसियस को, किसको? डायनोसियस, इसको जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अलावा अगर बात कर लें तो सीरिया के नरेश, किसने? देखिए सीरिया का जो नरेश था कौन था? सीरिया का नरेश, ठीक है। सीरिया के नरेश जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस नाम था, ठीक है, एंटियोकस। इन्होंने जो है किसको भेजा था? तो इन्होंने डायमेकस को भेजा था। किसको भेजा था? डायमेकस को भेजा था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो देखिए अभी जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से अगर बात कर लें तो देखिए तक्षशिला की बात इसमें की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है? तक्षशिला की बात की गई है। तो इसी को जो है अशोक ने क्या किया था? कुचलने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? अशोक को। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी जितना व्याख्या किया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात कर लें 7 नंबर की तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, अभी हम लोगों ने इतना बेहतरीन व्याख्या देखा है। तो कौन था? सम्राट अशोक था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से, ठीक है, प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो अगर बात करें प्राचीन राजवंश की तो प्राचीन राजवंश हमारा कौन सा हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है। बात कर लें अगर गुप्त वंश की तो कौन इसका संस्थापक था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, ध्यान रखिएगा। बात करें कर्णदेव की तो कर्ण का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौटिल्य चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य ये किसका था? तो ये किसका प्रधानमंत्री था? तो इसमें हमको बताना है, इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, बल्कि हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो इसमें जो है हमसे गलती से हो गया था, उसी लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में से किस धर्म को जो है
अंगीकार या स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा 10 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कलिंग विजय की। बात करें यहाँ पर कलिंग विजय की तो देखिए व्याख्या कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। देखिए जो कलिंग युद्ध था ये अशोक अपने राज्याभिषेक के, जब उसका राज्याभिषेक होता ठीक उसके 8वें वर्ष, ठीक है 8वें वर्ष अर्थात कब 261, कब 261 तथा, ठीक है 261 तथा 9वें वर्ष, कब 9वें वर्ष यानी 269, ठीक है 269 ईसा में किया था। ठीक है, आर्थिक कारणों से इसने कलिंग क्या किया था? राजधानी की थी। ठीक है, युद्ध हुई थी जिसकी राजधानी उसने परथालिस कर ली थी, मतलब इसने राजधानी कलिंग से चेंज करके क्या कर दी थी? परथालिस कर दी थी। जो गोदावरी कहाँ कर दी थी? परथालिस। ध्यान रखिएगा कहाँ किया था? परथालिस कर दिया था। ठीक है, कहाँ से? कलिंग से। कलिंग से चेंज करके कहाँ कर दिया था? परथालिस कर दिया था, जो कि गोदावरी और महानदी तट के बीच में स्थित है। इसके बाद में कलिंग युद्ध की जो नीति थी उसको त्याग कर उसने क्या अपना लिया था? तो यहीं पर उसने कलिंग युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपनाया था। और ऐसा बात कहाँ कहा गया है? तो 13वें अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, तथा इसने 5 पड़ोसी देश का भी उल्लेख किया है। तो अभी उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। आगे अगर बात कर लें, देखिए 11 नंबर, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने जो है मदद की थी? तो किसने मदद की थी? चाणक्य ने की थी। इसमें कोई बहुत इफ बट की बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? तो सांची जो हमारा हो जाएगा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और ये बौद्ध धर्म का जो है निरूपण करता है। ठीक है, मूर्ति कला का। आगे हम लोग 13 नंबर की बात कर लें। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान रखिएगा किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर इसने जो है संलेखना व्रत के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया था। संलेखना व्रत जो है ये जैन धर्म से संबंधित एक जब आप मृत्यु को प्राप्त करना होता है तो लोग क्या करते हैं? व्रत वगैरह रखते हैं, बिना जल वल ग्रहण किए और जो है अपने शरीर को त्याग देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? संलेखना व्रत कहा जाता है। आगे बात कर लें तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद में अगला है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो मौर्य साम्राज्य था इसमें जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम जो है पण था। क्या नाम था? पण था। अगर बात करें दीनार तो ये गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। किसको? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। किसमें? गुप्त काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग अगर 16 नंबर की बात करें तो निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो बताइए इसमें कौन नहीं था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, उसके बाद में उसका जो है लड़का कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक था। ध्यान रखिएगा। लेकिन अजातशत्रु नहीं था। ये किससे संबंधित था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? हर्यक वंश से था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर ले निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो देखिए उत्तराधिकारी जो अशोक का हुआ था ये आपको बताना, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो है अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कुणाल हुआ था। कौन हुआ था? कुणाल हुआ था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर ले मुद्रा राक्षस से संबंधित पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कौन है, विशाखदत्त है, और सबके बारे में हमने देख लिया है। आगे बात कर लेते हैं 19 नंबर की। देखिए इसमें बहुत अच्छा पूछा गया है कि विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ये हमको बताना है, क्योंकि हमको ये जनरली पता होता है कि विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस है, लेकिन उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो है दुराभिसंधियों के बारे में बताया गया है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुराभिसंधियों के बारे में बताया गया है। आगे अगर हम लोग बात कर लें 20 नंबर की, तो देखिए मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? ठीक है, कौन कौन सा? मालवा है, गुजरात है एवं महाराष्ट्र। इसको सबसे पहले किस शासक ने जीता था? तो इसको जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आगे अगर हम बात कर लें बराबर, ठीक है, ये बराबर की पहाड़ी जो है ये गया ज़िले में है, बिहार के। ठीक है, ये जो है किसके लिए बनवाया गया था? तो ये आजीविकों के लिए बनवाया गया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए बनवाया गया था। यही इसमें पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो बराबर की पहाड़ी है, ठीक है, बराबर की पहाड़ी में अशोक कौन, इसको किसने बनवाया था?
तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और इसमें जो है इसने 3 गुफा बनवाए थे। कितने गुफा बनवाए थे? 3 गुफा बनवाए थे। उनका नाम क्या था? तो पहला था कर्ण चौपड़। क्या नाम था? कर्ण चौपड़ था, ध्यान रखिएगा, कर्ण चौपड़ था। और दूसरे की बात करते तो ये क्या था? विश्व झोपड़ा था। क्या था? विश्व झोपड़ा था, ध्यान रखिएगा, विश्व झोपड़ा, ठीक है, विश्व झोपड़ा। और तीसरा जो हमारा था वो था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा था, ध्यान रखिएगा, सुदामा था। तो ये तीनों किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे, ध्यान रखिएगा, बराबर की पहाड़ी को काट के। और ये जो बराबर की पहाड़ी थी ये किसके लिए थी? आजीविकों के लिए थी। इसके अलावा जो है 3 गुफा, ठीक है, आजीविक संप्रदाय को दान में दे दिया था। अशोक का जो पौत्र दशरथ था, लोमहर्ष गुफा का निर्माण करवाया था। किसका? लोमहर्ष गुफा का निर्माण करवाया था। किसने? तो अशोक का पौत्र जो था दशरथ। अशोक का पौत्र कौन था? दशरथ था, ठीक है। इसी ने जो है लोमहर्ष गुफा का जो है निर्माण करवाया था। और नागा अर्जुन पहाड़ी को, ठीक है, दशरथ ने 3 गुफा का निर्माण करवाया था। नागा अर्जुन जो पहाड़ी थी इसमें भी इसने 3 गुफा बनवाए थे। कौन कौन से बनवाए थे? तो पहले का नाम था वहिता। क्या नाम था? पहला वहिता नाम था। दूसरे का नाम क्या था? पडथिका। क्या नाम था? पडथिका, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? पडथिका था। और जो तीसरा था उसका नाम गोपिका था। क्या नाम था? गोपिका, ठीक है, गोपिका। ये 3 जो है किसने बनवाए थे? तो ये जो है अशोक का पौत्र कौन था? दशरथ, उसने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो पानगोरिया, ठीक है, क्या नाम है? पानगोरिया या पायगोरिया कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है, पानगोरिया अभिलेख, ठीक है। ये जो है इसमें अशोक ने अपने आप को महाराजकुमार कहा है। क्या कहा है? महाराजकुमार कहा है। जबकि प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक सभी को, मनुष्य को अपनी संतान बताता है, ठीक है। और एक हमारा हो जाता है सर ए कुहना, ये कई बार पूछा है, सर ए कुहना। ये जो अभिलेख है ध्यान रखिएगा ये द्विभाषीय अभिलेख है। क्या है? द्विभाषीय अभिलेख है, द्विभाषीय अभिलेख है अशोक का, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो है यूनानी और अरामाइक, कौन कौन सा? तो एक तो यूनानी है और दूसरा कौन सा है? अरामाइक है। इन दोनों जो है लिपियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अरामाइक, ठीक है, अरामाइक, इन दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। देखिए इसको सुमेलित करना है, ठीक है, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारा हो जाएगा उनको क्या कहा जाता था? तो सैंड्रोकोटस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सैंड्रोकोटस कहा जाता था। इसके बाद में फिर बिंदुसार को क्या कहा जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमित्रघात कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद बात कर लें अशोक को तो क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी कहा जाता था। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो है हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन तो बता ही दिया है और जो हमको लगा यही सही है, तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये सही है हमारा आंसर, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरफ नाम दिया हुआ है राजा का और दूसरी तरफ उनका उपनाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट कौन सा हो गया? सी हो गया। इसके बाद में बात कर लें, एक और क्वेश्चन है जिसको मिलान करना है। देखिए इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए उत्तरापथ और एक तरफ उसका दिया है कि किसको कहा जाता था? तो उत्तरापथ जो है तक्षशिला को कहा जाता था। दक्षिणापथ जो हो जाता है वो स्वर्णगिरी को कहा जाता था। अवंती राष्ट्र उज्जैन को, जबकि प्राच्य या पूर्वी प्रदेश किसको कहा जाता था? पाटलिपुत्र को। तो ये हमारा पहले से ही करेक्ट मिला हुआ है, इसीलिए जो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी, यानी एक ये हमारा जो है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और उन्होंने उसका जो है विकास किया था। तो देखिए जो इसमें हुआ था संस्कृति और कला साहित्य का विकास हुआ था। सोने के सिक्के का विकास ये नहीं हुआ था, ठीक है। सोने के सिक्के की बात करेंगे तो ये नहीं हुआ था, यानी दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। प्रांतीय विभाजन इन्होंने किया था। हिंदू कुश तक साम्राज्य ये भी किया था। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? 1, 3 और 4 देख लेते हैं। 1, 3, 4 कहाँ है? तो देखिए हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग 25 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है कलिंग दक्षिण भारत को, ठीक है, आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ठीक है, ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा 25 नंबर का जो क्वेश्चन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको भी बताइएगा। जितना हमसे हो सकता है हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। बाकी आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए और जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे के आइए, उसके बाद खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो है कितने क्वेश्चन हमारे PDF से मिले। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि शिलालेखों के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जो इसमें देखिए यहाँ पर जो शिलालेख के बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हमारा है कि अशोक के 14 शिलालेख थे, ठीक है। अब देख लेते हैं पहला शिलालेख। इसमें पशु की जो है पशु बलि पर निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतान है तथा समाज उत्सव का निषेध इसने बताया है, ठीक है। दूसरा जो हमारा हो जाता है वो है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है मनुष्य एवं पशु दोनों की, ठीक है। और लोक कल्याणकारी की बात करता है। इसके अलावा सीमा पर स्थित चोल, पांड, सत्तीपुत्र एवं केरलपुत्र इन राज्यों की जो है चर्चा करता है। बात कर लेते हैं अगर तीसरे की, तो देखिए तीसरे में हमारा क्या दिया हुआ है, राजकीय अधिकारियों की जो है इसने चर्चा की है, जिसमें क्या किया है, युक्त, रज्जुक, ठीक है, इन सब की बात की है, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष के दौरे पर जाने के निर्देश तथा कुछ धार्मिक नियमों का भी इसने उल्लेख किया है। इसके बाद में फिर यदि हम बात कर लें तो देखिए चतुर्थ में इसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, भेरी घोष के स्थान पर क्या, धम्म घोष का जो है की घोषणा की है एवं धम्म नीति के द्वारा अनैतिकता, हिंसा एवं ब्राह्मण एवं श्रमणों के प्रति, ठीक है, निरादर की प्रवृत्ति को रोकने का भी इसने उल्लेख किया है। बात कर लें अगर 5वें अभिलेख में, तो देखिए 5वां जो हमारा हो जाता है इसमें है धर्म महामात्यों की चर्चा की गई है। आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इसके बाद में 6वें अभिलेख में देख लेते हैं तो धर्म महामात्रों की चर्चा की गई है, ठीक है। और 7वें में क्या है, सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद में फिर 8वां देख लेते हैं तो देखिए 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा अशोक के बोधगया भ्रमण का भी उल्लेख किया गया है। बात कर लेते हैं 9वें में, तो इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, जबकि धम्म समारोहों की चर्चा की गई है। बात कर लेते हैं 10वें की, तो देखिए 10वें में है राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ख्यात एवं गौरव की निंदा तथा इसके जगह पर धम्म को जो है बल दिया गया है। बात कर लेते हैं 11 नंबर की। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर हमारा क्या हो जाता है, तो धम्म की नीति को जो है इसने कलिंग युद्ध त्यागने के बाद में किया था, ये भी बात इसमें कहा गया है। बात कर लेते हैं 12वें नंबर की, तो देखिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख एवं धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन और स्त्री महामात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्त्री महामात की चर्चा की गई है, ठीक है। बात कर लें 13वें की। देखिए 13वें में इसने क्या किया था, कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक का हृदय जब परिवर्तन हुआ था, ठीक है, और इसी में इसने क्या किया था, धम्म नीति मतलब धम्म को अपना लिया था और पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया है, आटविक जातियों का भी उल्लेख किया गया है। बात करें 14 नंबर की, तो देखिए इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है, क्या किया है, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए बात कर लेते हैं अशोक के जो है लघु स्तंभ लेख के बारे में। देखिए इसमें जो है पहला सांची का है, ये रायसेन के मध्य प्रदेश में है, हम कई बार अभी बोल चुके हैं। दूसरा हमारा हो जाता है सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ये वाराणसी के उत्तर प्रदेश में है और धामेक स्तूप यहीं पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं रुम्मनदेही अभिलेख। देखिए जो रुम्मनदेही अभिलेख है ये कहाँ पर है, तो ये लुम्बिनी में है। कहाँ पर है, लुम्बिनी में है, ध्यान रखिएगा। और इसी में बल कर का समापन किया गया। इसी रुम्मनदेही जो अभिलेख है इसी में किसकी, बलि कर की समापन की गई है। बलि कर का क्या किया गया है, समापन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, समापन कर दिया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तथा जो टैक्स है, क्या है, टैक्स है, इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको घटाकर 1/6 से कितना कर दिया गया है, 1/8 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 1/8 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं रुम्मनदेही के बाद में फिर हमारा हो जाता है कौशाम्बी। कौन सा, कौशाम्बी, और ये कहाँ है, तो ये इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कर लें निगलीवा की, तो निगलीवा नेपाल के तराई क्षेत्र में है। फिर ब्रह्मगिरी हमारा कहाँ है, चितलदुर्ग, कर्नाटक, मैसूर के पास में है। तो ये हमारा 6 नंबर तक यहाँ पर था। अब बात में 7 नंबर देख लेते हैं सिद्धपुर, ठीक है। ये सिद्धपुर कहाँ है, तो ये चितलदुर्ग कर्नाटक में ये भी स्थित है।
इसके अलावा बात कर ले 8 नंबर की जातिंग रामेश्वर, ये चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। 9वां जो हमारा है एरागुडी, ठीक है, या एरागुडी कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये कुर्नूल के आंध्र प्रदेश में है। जबकि गोबी मठ कहाँ है, मैसूर में है। और पालिक गुड़क ये कहाँ है, मैसूर में है। इसके अलावा बात कर लें राजुल, ठीक है, राजुल मंडागिरी ये कहाँ है, कुर्नूल में है। अरोरा कहाँ है, ये मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बात कर लें नेतूर की, तो नेतूर कहाँ है, मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है भाब्रू अभिलेख, तो भाब्रू हमारा जो है राजस्थान में है। जो भाब्रू अभिलेख है, ध्यान रखिएगा कौन सा, भाब्रू अभिलेख ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और इसमें त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म किसका, तो देखिए इसमें क्या है, बुद्ध संघ, ठीक है, बुद्ध संघ और धम्म, ठीक है, इन तीनों की भी चर्चा की गई है तथा अपने आप को मगध का राजा कहता है, ठीक है। इसके अलावा इसके 2 अभिलेख और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है महास्थान, कौन सा है, महास्थान है, ध्यान रखिएगा। तो महास्थान में काकड़ी के सिक्के का उल्लेख है, किसका, काकड़ी का जो सिक्का होता है इसका उल्लेख किया गया है। जबकि बात करें कि महागौरा, ये 2 अन्नानगारों की जो है बात की गई है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इसकी चर्चा करनी पड़ी। आगे बात कर लेते हैं अशोक की जो है आकृतियों के बारे में। देखिए इसके स्तंभ लेख में किसकी आकृति थी, तो देखिए बासाण स्तंभ में सिंह की आकृति है। संकिसा में किसकी है, हाथी की। रमपुरवा में किसकी है, सांड की है। अब पूछ लेता है कि अशोक के स्तंभ में जो है किस पशु की आकृति का प्रयोग नहीं है, तो देखिए सिंह का है, हाथी का है, सांड का है, फिर सिंह का है, ठीक है। इसके अलावा बात करें 4 सिंह है किसमें, सांची में। और सारनाथ में 4 सिंह गज अश्वबैल, देखिए ये काफ़ी टफ हो जाएगा यहाँ पर। कौन कौन सा, देखिए सारनाथ में 4 सिंह हैं, 1 गज है, 1 अश्व है और 1 बैल है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, ठीक है, ये जो तीर्थ हैं 18 उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री एवं पुरोहित, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। चंद्रगुप्त के समय दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे, किसके थे, कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री खल्लाटक था, क्या था, खल्लाटक था। तथा अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, राधागुप्त था, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लें समहर्ता, ये जो समहर्ता होता था यह राजस्व विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। और आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट का जो है तैयार करता था। बात कर लें सन्निघाता की, तो यह कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति सेना का प्रधान, युवराज राजा का उत्तराधिकारी। बात करें प्रतिष्ठा, देखिए जो प्रतिष्ठा होता था ये फौजदारी या कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। इसके बाद में बात कर लें नायक, किसकी बात कर लें, नायक की, तो देखिए सेना का संचालन करता अर्थात युद्ध का नेतृत्व करता था। कर्मांत, ये उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी होता था। बात करें व्यवहारिक की, तो ये दीवानी या धर्म स्थलीय न्यायालय की जो है न्यायाधीश होता था। इसके बाद में बात कर लें मंत्रिपरिषद की, तो ये जो है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दंडपाल, कौन, दंडपाल जो होता था ये सेना की सामग्री जुटाने आदि का कार्य करता था। इसके बाद में फिर हम बात कर ले अनंतपाल, किसकी बात कर ले, अनंतपाल, तो ये जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। फिर दुर्गपाल जो है देश के भीतरी, ठीक है, दुर्गों का प्रबंधक होता था। और जो नागरक होता था ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। आगे अगर हम इसी में बात कर लें तो देखिए राजकीय कागजातों को सुरक्षित करने वाला राजकीय अधिकारी कौन होता था, प्रशस्ता होता था। इसके अलावा आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला का भी प्रधान अधिकारी होता था। बात कर लें द्वारिक की, तो ये राजमहलों की देखभाल करने का प्रधान जो होता था। इसके बाद में अंतर्वार्षिक, ये सम्राट का अंगरक्षक होता था, ठीक है। और इसके बाद में आटविक, ये जो आटविक होते थे ये जो है वन विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे, कौन, आटविक। इसके बाद में फिर बात कर लें इन तीर्थों में मंत्री, पुरोहित, समहर्ता और सन्निघाता को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था, जबकि अन्य को 12,000 पर्ण मिलता था, ठीक है। ये जो समहर्ता होता था ये टैक्स इकट्ठा करता था, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है कि समहर्ता जो होता था क्या करता था, टैक्स इकट्ठा करता था, ठीक है। इसके बाद में जो सर्कल में दिया हुआ है ये सप्तांग सिद्धांत है जो कि चाणक्य ने दिया था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोग बताते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ जो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत था, क्या था, सप्तांग सिद्धांत था, जिसमें उसने सर की तुलना किससे की थी, या फिर नाक की तुलना किससे की थी, कान की तुलना किससे की थी, आँख की तुलना, बाहों की तुलना, है ना, यानी भुजाओं की तुलना। तो आप लोग ये 7 सिद्धांत हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये जो है ज़रूर देखिएगा और इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसके बाद में हम लोग गुप्त काल को करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग फटाफट करके देख लेंगे।
और उसके बाद देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा क्लास। फिर आपको एक नए क्लास में हम लोग मिलते हैं। देखिएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने कहीं किसी किसी जगह पर अपने जो है चैनल का नाम भी लिख रखा है, तो आप लोग इसको देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि PDF अपने हाथ से बनाने में थोड़ा समय भी ज़्यादा लग रहा है, मेहनत भी हो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि कम से कम थोड़ा आप लोग भी साथ दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी देखिएगा, जैसा भी होगा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।